नमस्कार, सभी का अभिनंदन हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एल क्लासेस के ऊपर। तो सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जितने भी स्टूडेंट चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना चैनल को। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे कि सर नोट्स दे दो, तो मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भैया नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। ना केवल आपको कंप्यूटर साइंस के, इवन आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सभी सभी सब्जेक्ट के मैं वहाँ पे जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और मैंने आपको बोला था कि मैं जो नोट्स है वो वहाँ पे डालूँगा। और अब जो है वो हम जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है नोट्स का, तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। लगभग 6 से 8 यूनिट के और नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दूँगा, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे डीबीएमएस के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिस्टम एनालिसिस, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉन्सेप्ट और नेटवर्क सिक्योरिटी के आपको कुछ मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके अलावा आपको लगभग 7 से 8 जो है आपको टोटल इसमें मॉडल पेपर मिल जाएंगे। ओवरऑल मॉडल पेपर आपको 7 से 8 मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन जो है वो 20-20, 25-25 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम से उनको डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उनका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जो लास्ट लिंक है वो वर्क नहीं कर रही थी तो उनको भी मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कुछ बोल रहे थे कि सर लिंक के अंदर इशू आ रहा है, खुल नहीं रही, ओपन नहीं हो रही, पता नहीं क्या दिक्कत हुई उसके अंदर। तो अभी मैं आपको जो न्यू लिंक है वो बिल्कुल फ्रेश लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स जो आपकी पीडीएफ्स हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखिए, एआई दो चीज़ों से बना है। एक तो बना है आर्टिफिशियल, इसका मतलब होता है कृत्रिम, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। मनुष्य के द्वारा सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो इंटेलिजेंस ही कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल क्या होती है, तो ये आपको स्किल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से। और जितना भी हमने एनालाइज किया है हमें पता चला है कि ये टॉपिक भले ही छोटा हो लेकिन इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप इसके अंदर लगाओ तो आप दो जो नंबर हैं वो अपने पक्के कर सकते हो। ठीक है। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल क्या क्या आती है। सबसे पहले आती है लर्निंग, सीखने की। उसके बाद में रीजनिंग। ठीक है। और लास्ट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, अगर हम कोई भी एक आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस का जब हम क्रिएट करते हैं, निर्माण करते हैं, तो उसके अंदर देखिए एक तो सीखने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है। लर्निंग होनी चाहिए, जो भी चीज़ वो कर रहा है या जो वो गलती कर रहा है या जो भी वो सही कर रहा है उस चीज़ से उसको सीखना उसको ज़रूरी है, और वो सीखता भी है। ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक स्किल है। उसके बाद में देखिए रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ये है, आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें रीजनिंग क्या है। रीजनिंग का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं तो उसके अंदर इतना इतना ज्ञान होना चाहिए कि जब वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचे तो वो इस बात का अनुमान ज़रूर लगा सके कि कौन सा रास्ता छोटा है, कौन सा रास्ता बड़ा है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं, जब आप कहीं रूट पे जाते हो तो आप अपनी जो है वो रीजनिंग का प्रयोग करते हो कि अगर मैं इस गली से जाऊंगा तो मुझे 5 मिनट लगेंगे, उस गली से जाऊंगा तो मुझे 7 मिनट लगेंगे। ठीक है। वो गली साफ़ है और ये गली थोड़ी ऐसे उबड़ खाबड़ है। ठीक है, इसमें दिक्कत होगी। तो वो मतलब आप टोटल एनालिसिस करके उस चीज़ को जो है आप परिणाम निकालते हो और फिर आप एक अच्छा वे पकड़ते हो। वही चीज़ हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है, एक अच्छा वे पकड़ना और अच्छा रास्ता कैच करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्किल होता है। उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग। यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने, एआई के सामने कोई ऐसी मुश्किल आ जाए जिसको कि वो सॉल्व कर सकता है, ठीक है, जिसको वो सॉल्व कर सकता है, तो उस सॉल्व करने के लिए जो उसके अंदर स्किल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई छोटा मोटा बग आता है, लैग आता है, या कोई भी और इशू, अगर कोई जैसे मान लीजिए एरर क्रिएट होता है, तो उसके अंदर इतनी ज़रूर सेंस होती है कि वो उस प्रॉब्लम से खुद सॉल्व कर सके, उसको उसको डेवलपर की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक स्किल होती है। उसके बाद में देखिए परिभाषा।
एआई कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एआई एक्चुअल में ब्रांच किसकी है? तो किसकी ब्रांच है? कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, जिसमें मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाता है और उसके बाद मशीन ह्यूमन की थिंकिंग और बिहेव और डिज़ाइन मेकिंग कर सकती है। ठीक है, तो देखिए, अगर जो भी मशीन है उसको इतना इंटेलिजेंस बनाना कि वो ह्यूमन की तरह सोच सके, ठीक है, ह्यूमन की थिंकिंग को कैच कर सके, उसके बिहेवियर को कैच कर सके, लगभग बिहेवियर को कैच करना और डिज़ाइन मेक करना, ठीक है, वो अपने डिसीजन है उसको ले सकती है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आपको बताया। इसके बाद में ह्यूमन की थिंकिंग, जैसे कि हमारी रीजनिंग हो गई, उसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर लर्निंग के अंदर आता है। तो मतलब लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट करता है। अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देखिए, एक तो आता है डीएल और एक आता है एमएल। ठीक है, आर्टिफिशियल के अंदर आर्टिफिशियल के दो सब पार्ट कौन है? डीएल और एमएल, और एमएल का सब पार्ट कौन है? डीएल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सर्कल आप देख लेना, इसको याद रखना। ठीक है, देखिए एमएल क्या होता है? एमएल होता है मशीन लर्निंग और डीएल होता है डीप लर्निंग। अब थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1950 के अंदर एलन ट्यूरिंग TURING टेस्ट हुआ। 1950 के अंदर जो ट्यूरिंग टेस्ट है वो हुआ था किसके द्वारा? एलन ट्यूरिंग के द्वारा हुआ था, और मशीन की जो एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट हुआ था। अब क्वेश्चन आएगा कि मशीन की एबिलिटी सर्वप्रथम कब चेक हुई थी? तो 1950 के अंदर हुई थी, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए एलन ट्यूरिंग, जिसको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी बोला जाता है, और यदि कंप्यूटर के सीधे फादर पूछा जाए तो कौन होगा भाई? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टर तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। देखिए 1956 के अंदर क्या हुआ था? फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो प्रोग्राम है उसका निर्माण हुआ था, और इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था लॉजिक थ्योरम्स। ठीक है, लॉजिक थ्योरिटी, ठीक है, थ्योरिटीज़ इसका नाम रखा गया था, और ये क्रिएट किया गया था एलन न्यूवेल और हर्बर्ट सीमन के द्वारा। तो ये आपको दो कैरेक्टर और ध्यान में रखने हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल प्रोग्राम है ये किसके द्वारा बना था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना था 1956 के अंदर, एक तो न्यूवेल के द्वारा और एक सीमन के द्वारा। तो लैंग्वेज देखते हैं इसके अंदर किसका यूज़ हुआ था। इसके अंदर IPL लैंग्वेज का यूज़ हुआ था। IPL लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको सिद्ध करने के लिए इसने क्या किया था? इसने जो टोटल 52 मैथ थ्योरम्स थे, जो टोटल 52 मैथ के जो सवाल थे, क्वेश्चन थे, उनमें से 38 इसने बिल्कुल सही सिद्ध किए थे। मतलब 38 का जो मान है वो इसने सिद्ध कर दिया था अपने खुद की तरफ से लॉजिक लगाते हुए। इसने बिना मतलब कोई सूत्रों के इसने खुद ने 38 जो प्रूफ्स हैं वो दिए थे, और ये बहुत बड़ा रेशियो है वाकई में। और फादर ऑफ AI किसको बोला जाता है? तो जॉन मैकार्थी को बोला जाता है 1956 के दौरान। तो 1958 के अंदर क्या हुआ था? 1958 के अंदर लिस्प आई थी, LISP, लिस्प। इसका पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट AI बेस्ड प्रोग्राम लैंग्वेज है ये। ठीक है, तो फर्स्ट AI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है भाई? लिस्प है, LISP, लिस्प। और ये क्रिएट किसके द्वारा किया गया था? जॉन मैकार्थी के द्वारा ही इसको बनाया गया था। AI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कौन कौन सी है? सबसे पहले देखिए लिस्प है, पाइथन है, इसके बाद में प्रोलोग है, PROLOG, प्रोलोग। इसके बाद में जूलिया, R लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट और C++। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा AI बेस्ड लैंग्वेज है और कौन सी नहीं है। तो हमने यहाँ पे दोनों ही लिखी है। देखिए AI बेस्ड लैंग्वेज कौन कौन सी नहीं है? एक तो पैरल, कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन और C। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होंगे C और C++ में। C++ एक AI बेस्ड लैंग्वेज है और C नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज़ को। ठीक है, C नहीं है और C++ जो है वो AI बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 1966 के अंदर क्या हुआ था? फर्स्ट चैट बोट बना था। ठीक है, बोट तो आप सभी जानते होंगे। बोट क्या होता है? एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा हमारे लिए सुविधा के लिए एक ऐसा कैरेक्टर बनाया होता है जो कि खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट होता है, जो हमारे साथ चैट्स करता है, उसको बोट बोला जाता है। ठीक है, तो पहला चैट बोट जो है वो कब बना था? 1966 के अंदर बना था, जिसका नाम रखा गया था एलिजा। क्रिएट बाई किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? जोसेफ के द्वारा इसको बनाया गया था।
जोसेफ के द्वारा इसको बनाया गया था, आपको ध्यान में रखना है। एलिजा नाम तो आपके बिल्कुल याद होना चाहिए। पहला चैट बोट कौन सा था, तो एलिजा था, आपको ध्यान में रखना है। 1972 फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। अब देखिए ह्यूमनॉइड क्या होता है। ह्यूमनॉइड होता है जो मनुष्य की तरह दिखाई देता है, ठीक है, जिसको बनाया जाता है, जो देखने में बिल्कुल मनुष्य की तरह लगता है। चाहे आप उसको जो विज़न है वो समझ लीजिए, या फिर आपने जो चिट्टी रोबोट है वो आपने देखा होगा मूवी के अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ह्यूमन की तरह दिखाई देती है उसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट। तो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट कब बना था, 1972 के अंदर। इसका नाम रखा गया था वेबोट 1 और जापान के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। 1997 के अंदर एक गेम बनाया गया था जिसका नाम था डीप ब्लू। और ये डीप ब्लू जो है ये एक चेस का गेम था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गेम था, ठीक है। अब देखिए इस गेम का पॉपुलर होना क्यों पॉपुलर हो गया, ये क्या ख़ास बात थी इस चीज़ की कि इसने इतना ज़्यादा फेम प्राप्त किया कि इसको हम पढ़ते हैं आज। तो देखिए एक पहली बात तो ये कि इसको जो क्रिएट है वो IBM ने किया था। और इसने जो गैरी कैस्प्रो है जो कि वर्ल्ड चैम्पियन था चेस के अंदर, किसके अंदर, चेस के अंदर, गैरी जो चेस के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन था उसको हरा दिया था। किसने, डीप ब्लू ने। डीप ब्लू नामक गेम ने गैरी कैस्प्रो को हरा दिया था चेस के अंदर, जो कि एक वर्ल्ड चैम्पियन थे। तो 14 फेब 2016 2016 तो सोशल ह्यूमनॉइड रोबोट मतलब पहला लोगों के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट जो है उसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम रखा गया था सोफिया, ठीक है। उससे पहले सिर्फ लैब में था, लेकिन जो सोफिया है ये सोशली लोगों से कनेक्ट हुई। और तो इसको क्रिएट किया गया था डेविड हैंसन के द्वारा। कंपनी का नाम पूछ लिया जाए तो हैंसन रोबोटिक्स इसका नाम होगा। और दुनिया का पहला रोबोट बोल दो या ह्यूमनॉइड रोबोट बोल दो जिसको सिटीजनशिप मिली थी, कहाँ की, सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरब की इसको क्या मिली थी, सिटीजनशिप मिली हुई है और इसका नाम है सोफिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है ये। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए 2011 के अंदर कौन सा आया था, गूगल डुप्लेक्स। गूगल डुप्लेक्स बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा दिमागी, आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही नमूना जो है वो गूगल डुप्लेक्स था। और ह्यूमन की मिमिक कर सकता है, मतलब ह्यूमन की आवाज़ निकाल सकता है ये। जैसे इसका मालिक है जो भी इसको कमांड देता है ये उसकी वॉइस को कैच करता है और देखता है कि उसकी वॉइस किस तरीके से है, और उसकी वॉइस को बाद में क्या करने लगता है, कॉपी करने लगता है। अब आपको एक दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है जो कि मोस्ट है। देखिए AI के टाइप्स कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक होते हैं फंक्शनलिटी के ऊपर, मतलब उनके अंदर फंक्शन क्या है और उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या योग्यता है। तो कैपेबिलिटी के अंदर देखिए 3 पार्ट आते हैं, एक तो है नैरो AI, एक आता है हमारा जनरल AI और एक आता है सुपर AI। और जो हमारे फंक्शनलिटी के ऊपर बेस्ड है इसके अंदर सबसे पहले आएगा हमारा रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। तो इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शनलिटी का जो आर्टिफिशियल टाइप नहीं है। तो जैसे कि 3 यहाँ से उठा लिए और 1 यहाँ से उठा लिया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए अब इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखिए नैरो को वीक AI भी बोलते हैं। ओनली वन टास्क परफॉर्म, मतलब जो वीक AI या जो नैरो AI है ये सिर्फ एक ही टास्क कर सकता है, इसको एक बार में सिर्फ एक काम दिया जा सकता है जिसको ये कंप्लीट करेगा। और इसके कुछ एग्जांपल है जैसे कि रिएक्टिव मशीन और लिमिटेड मेमोरी। अब देखिए जनरल AI क्या आता है, इसको स्ट्रॉन्ग AI बोलते हैं। ये ह्यूमन की तरह क्या करता है, काम कर सकता है, मतलब ह्यूमन की तरह अगर हम इसको कोई काम दें तो ये ह्यूमन की तरह चल सकता है, ह्यूमन की तरह बोल सकता है, कमांड्स को दे सकता है। और इसके जो हाथ और जो पैर हैं वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह हैं, ये उनकी मूवमेंट भी एक लाइक ए ह्यूमन कर सकता है। और इसकी जो मेन चीज़ है वो है थ्योरी ऑफ माइंड। और जो हमारी सुपर AI है उसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग देन ह्यूमन, मतलब ह्यूमन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। देखिए जो भी रोबोट होगा वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंसान तो हार्ड और मांस से बना है और जो रोबोट है वो लोहे से बना होगा, ओबियसली स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस जो है वो मेंटलिटी की हो रही है, ना कि शारीरिक रूप से, ठीक है। तो जो यहाँ के जो ह्यूमन है, ये जो रोबोट हैं सुपर AI, ये अभी तक देखिए बने नहीं हैं,
ये सिर्फ एक परिकल्पना है, मनुष्य की सिर्फ एक कल्पना है। जैसे कि आयरन मैन के पास जारवेस होता है ना, उसी तरह से जैसे अल्ट्रॉन जो है वो आया था, तो ये सुपर एआई है, ये अभी तक आए नहीं है। ये सिर्फ इंसान की सोच है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तक ये नहीं बने हैं। तो इनको अब थोड़ा अच्छे एक्सप्लेन से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए नैरो, यह एक विशिष्ट कार्य है, मतलब एक स्पेसिफिक टास्क कर सकता है, एक ही काम को कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और हर काम नहीं कर सकता, जो इसको टास्क दिया गया है केवल वही टास्क कर सकता है, और उस टास्क में केवल एक बार में एक टास्क कर सकता है। इसमें केवल एक टास्क को परफॉर्म किया जाता है। अभी प्रेजेंट में नैरो एआई उपलब्ध है, मतलब वर्तमान में नैरो जो एआई है वो है। देखिए कौन कौन से हैं, वर्चुअल असिस्टेंट है कुछ, तो जैसे सिरी हो गया, तो इनको देखिए मैंने आगे डेट्स भी लिखी है, ये पूछ भी सकते हैं। तो सिरी जो है वो एप्पल के द्वारा लॉन्च किया गया था 2011 के अंदर। उसके बाद में एलेक्सा को लॉन्च किया गया जो अमेजोन का है, 2014 के अंदर इसे लॉन्च किया गया। इसके बाद में कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया 2014 में, ठीक है। सबसे पहले अगर विंडो पूछ ले तो कौन सी विंडो में आया था, विंडो 10 में आया था 2015 के अंदर। उसके बाद में गूगल असिस्टेंट आया था 2016 के अंदर। अगर क्वेश्चन ये बने कि सिरी और गूगल के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं, वो कब कब बने थे, तो ये दोनों तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो सिरी जो एप्पल के द्वारा 2011 में बना, और एक गूगल असिस्टेंट जो 2016 के अंदर बना। इसके अंदर सेकंड है हमारी इमेज फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। इसके अंदर देखिए ये जो है, ये सेकंड जो है इसका सब पार्ट, ये हमारे मतलब फेस को देख के रिकॉग्नाइज कर सकता है, हमारे चेहरे को याद रख सकता है। जैसे कि फेस लॉक वगैरह आते हैं ना, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे नैरो के अंदर आते हैं, ठीक है। नैरो का हमारा सेकंड पार्ट इमेज और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। जैसे हम स्क्रीन लॉक लगाते हैं, हमारा चेहरे को रीड करता है, हमारी आंखों को रीड करता है, ये क्या आते हैं, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होते हैं। इसके बाद में ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, मतलब जो हमारे ईमेल के अंदर जितने भी स्पैम आते हैं उसको फ़िल्टर करने का काम कौन करता है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है, ठीक है। जो कि कुछ ऐसे आंकड़ों को या कुछ ऐसे शब्दों को पकड़ता है, कैच करता है, जिससे कि तो उसको ये पता चलता है कि ये वाला जो मेल है वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो अब मेल आया है ये स्पैम है, तो वो उसको अलग करके स्पैम फोल्डर में डाल देगा। उसके बाद में देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार या ऑटोमेटिक कार, तो ऑटोमेटिक कार तो नहीं, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार जो है ये बिल्कुल नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, ठीक है। अभी वर्तमान के अंदर आपने नाम सुना होगा टेस्ला, जो एलोन मस्क के द्वारा लॉन्च की गई कंपनी है, तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गूगल ने भी एक सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो लॉन्च की थी, लेकिन उसको इतनी हाइप नहीं मिली जितनी कि टेस्ला को मिली है। और टेस्ला ने इस चीज़ को देखते ही, इसके ऊपर काम करते ही उसने लोगों को पब्लिक में डाल दिया, जिससे कि बहुत से यूजर जो हैं वो टेस्ला के साथ जुड़े हैं, जिसकी वजह से टेस्ला इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है, सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब पार्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा जनरल एआई, जिसको हम स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। तो ये मनुष्य की तरह परफॉर्म करता है, यह अभी वर्किंग में है। वर्किंग का मतलब ये है कि ये वर्तमान में उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रिसर्च जो है वो चल रही है। तो अब रिसर्च चल रही है तो इसका कोई जो क्लू है वो बना ही नहीं, ठीक है। रिसर्च कर रहे हैं, जब बनेगा तब हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग एआई है उसके एग्जांपल आएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एआई जो है वो मनुष्य की तरह कार्य कर सकता है, और इसके ऊपर वर्तमान में जो कार्य है वो चल रहा है। और इसका एक परफेक्ट जो एग्जांपल है वो अभी तक बन के जो है वो लोगों के सामने नहीं रखा गया, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च लैब के अंदर ही परीक्षण चल रहे हैं, इसलिए इसका कोई एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलता। और जो सुपर एआई है यह मनुष्य से भी ज़्यादा कैपेबल होगा, जो ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये क्या है, मतलब सिर्फ काल्पनिक है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है मनुष्य की कि इस प्रकार का एक रोबोट हो सकता है। जैसे कि चिट्टी था, जैसे कि हमारा विजन था, जैसे कि अल्ट्रॉन था, जैसे कि आयरन मैन की आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो हमारा जारवेस होता है, उसी तरह से मनुष्य की सिर्फ एक सोच है कि इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में बनेगा जो मनुष्य से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये इस प्रकार के बनेंगे तो भैया बिल्कुल मनुष्य जाति के लिए तो हानिकारक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने बेस्ड ऑन फंक्शनलिटी, मतलब फंक्शन के ऊपर बेस कौन कौन से हैं।
तो देखिए सबसे पहले आता है हमारा रिएक्टिव मशीन। यह पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि हिस्ट्री को इग्नोर करता है। अब देखिए इस चीज़ को कि जो रिएक्टिव मशीन है ये हिस्ट्री को इग्नोर क्यों करती है, इसके पीछे कई रीज़न है। सबसे मेन रीज़न ये है कि जब इससे कोई प्रोग्राम बनाया जाएगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप एग्जांपल से समझिए। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, जैसे कि हमने एक चेस बनाई जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो उस चेस के अंदर जैसे कि मान लीजिए किंग के आगे कोई वज़ीर खड़ा है, राजा के आगे वज़ीर खड़ा है चेस के अंदर। तो जैसे ही उसने उस वज़ीर को हिलाया, उसने उस वज़ीर को मतलब मूव किया, तो हमने उसको चेकमेट दे दिया। अब जब अगर ये कंप्यूटर इस बात को ध्यान में रखेगा, ठीक है, इस बात को याद करेगा कि जैसे मैं वज़ीर हिलाऊंगा तो मुझे चेकमेट मिलेगी, तो मुझे वज़ीर को नहीं हिलाना, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो वज़ीर से जो चाल है वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना उनको इग्नोर करता है। पास्ट एक्सपीरियंस को क्या करता है, इग्नोर करता है। मनुष्य से तो अच्छा है, जो मनुष्य है वो अपने पास्ट के अंदर ही घुट घुट के रोता रहता है, तो ये उनसे तो अच्छा ही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पास्ट के अंदर जो चीज़ें हुई है उन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करता। वर्तमान में जो चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर के आइडियाज़ और वर्तमान की स्ट्रेटजी लेके ये क्या करता है, वर्क करता है। ये होता है हमारा रिएक्टिव मशीन। यह केवल प्रेजेंट सिनेरियो पर फोकस करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि एग्जांपल है हमारा डीप ब्लू चेस। जैसे कि चेस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया कि अगर कोई जो डाई है, कोई गुट्टी है, उसको अगर वो मूव करता है और यदि उसको चेकमेट मिलती है, तो वो अगर इस बात को ध्यान में रखेगा कि ये इस गुट्टी को हिलाने से चेकमेट मिलेगी, तो वो चलेगा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, वो दोबारा उस गुट्टी को चलेगा ही नहीं, इसलिए ये इन चीज़ों को याद नहीं रखता। नेक्स्ट है हमारा गूगल अल्फा गो। इसके अंदर देखिए आता है हमारा बोर्ड गेम। लिमिटेड मेमोरी क्या होती है, यह शॉर्ट टाइम के डाटा पास्ट एक्सपीरियंस को रिटेन यानी स्टोर करता है। मतलब जो लिमिटेड मेमोरी है ये क्या करता है, पास्ट एक्सपीरियंस को रिटेन यानी स्टोर करता है। तो लिमिटेड मेमोरी के अंदर जो डाटा है उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार, तो इन चीज़ों के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे एआई है, जैसे कि अगर जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार है, इसने अगर कोई रेड बत्ती क्रॉस की और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो ये उस बात को इसको याद रखना ज़रूरी है कि अगर मैं कोई गलती करती हूँ, मिस्टेक करती हूँ, तो जो दुर्घटना है वो होगी। इसलिए पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखना इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखती है लिमिटेड मेमोरी, और उसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के डिसीजन जो है वो लेती है। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है उसका नाम है थ्योरी ऑफ माइंड। तो मशीन में ह्यूमन की तरह इमोशन होंगे, ये एक परिकल्पना है। ठीक है, ये एक परिकल्पना है थ्योरी ऑफ माइंड कि ये ह्यूमन की तरह इसके अंदर इमोशंस होंगे। जैसे कि बहुत से हमने मूवीज़ के अंदर रोबोट देखे हैं जो रोते हैं, खाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने बचपन में डोरेमोन ज़रूर देखा होगा। तो जो डोरेमोन है वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह है। जब नोबिता के साथ मतलब कुछ होता है तो डोरेमोन रोता है ना, हंसता है, उसकी गुदगुदी होती है, उसको भूख लगती है, उसके इमोशंस हैं। ठीक है, हर प्रकार के डर है उसके अंदर। तो ये पूरी इमोशन जो है वो एक ह्यूमन की तरह उसके अंदर भरे होते हैं, उसको थ्योरी ऑफ माइंड बोलते हैं। और ये सोशल एक्टिविटी भी करेगा, मतलब लोगों के साथ जो सामान्य जो काम है, जैसे खाना पीना, सोना, ठीक है, बीमार होना और भूख लगना, ठीक है, प्यास लगना और कुछ मजबूरियाँ समझना, ठीक है, दुख व्यक्त करना, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जिसके अंदर खुद के अंदर सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी। जैसे कि अगर ये खुद सोचेगा तो ये मनुष्य से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान है वो सिर्फ लिमिटेड सोच सकता है, उसको ज्ञान नहीं होता कि अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी। वो एक कागज़ या पेन या एक कंप्यूटर के ऊपर उसको ड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर मशीन होगी, उसका खुद का दिमाग चलेगा, तो वो अपने ब्रेन के अंदर एक 3D मॉडल क्रिएट कर सकती है। एक एग्जांपल समझिए कि जब कोई आर्किटेक्चर है, जब कोई मनुष्य आर्किटेक्चर है, तो उसको सबसे पहले तो जहाँ पे वो बिल्डिंग बना रहा है उसको वहाँ की जियोग्राफी पढ़नी होगी कि यहाँ पे कौन सी हवाएं चलती है, कौन सी मिट्टी है, कितने फुट गहरा पानी है, दलदल आती है या नहीं आती, हवा के अंदर क्या नमक है, क्या लोहा लगाएंगे तो वो गल जाएगा, क्या शीशा लगाएंगे तो वो चटक जाएगा।
तो ये जो चीज़ें हैं ये मनुष्य को थोड़ा सा वीक बना देती है। लेकिन वहीं पे अगर कोई रोबोट हो तो उसके अंदर ये पहले से ही ज्ञान होगा, वो देखते ही ये बता देगा कि इतने फुट गहरी इसकी जो नींव है वो होनी चाहिए, इस प्रकार के लोहे के अंदर हमें इस प्रकार के धातु मिश्रित जो है वो करने चाहिए ताकि इसके ऊपर कोई जंग ना लगे। ठीक है, इस क्वालिटी के जो शीशे हैं उसका यूज़ करना चाहिए। इतनी डिग्री के ऊपर जो हमारी बिल्डिंग है वो झुकी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ से इतनी हवाएं आएंगी तो ये दाब लगाएगा। तो ये जो है ये सेल्फ अवेयरनेस मनुष्य से भी ज़्यादा क्या कर देगी, मशीन्स को इंटेलिजेंट बना देगी, सक्षम बना देगी। और यह भी क्या है, एक अभी तक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ अभी तक बना नहीं है। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एआई का एक पार्ट भी है जिसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी वर्किंग चल रही है और हो सकता है आने वाले टाइम में हमें ये देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है हमारा डोमेन ऑफ एआई। एआई के डोमेन्स क्या क्या होते हैं, तो ये आपको डोमेन जो है ये आपको थोड़ा याद रखने हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले आता है हमारा डाटा या डाटा साइंस बोलते हैं जिसको। यह डाटा सिस्टम तथा प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। तो जो डाटा साइंस है ये डाटा सिस्टम और डाटा प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। डाटा प्रोसेस होने पर इंफॉर्मेशन में बदल जाती है। जैसे डाटा प्रोसेस होती है तो ये इंफॉर्मेशन के अंदर बदल जाती है। ये लाइन आपने हर जगह पे पढ़ी होगी, चाहे आप आर्किटेक्चर कर रहे हो, चाहे आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, चाहे आप डीबीएमएस पढ़ रहे हो, चाहे आप पाइथन पढ़ रहे हो। मतलब कोई भी अगर आप एक चीज़ पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, सी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो, तो सबके अंदर हमें पता है कि जो डाटा है वो प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल जाती है, जिस इंफॉर्मेशन से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो डिसीजन है ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेगा, वो डाटा लेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो गूगल से जो रोबोट था, जो एक आर्किटेक्चर के रूप में एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा था, तो वो खुद डाटा को जो नेट से है वो लेगा कि हाँ इस जियोग्राफी उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो डाटा को इंटरनेट के थ्रू कैच करेगा और उस डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलेगा और इस इंफॉर्मेशन से जो है वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे कि कुछ एग्जांपल है इसका, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। तो जो हमारा डाटा साइंस है इसका एग्जांपल है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट। जैसे कि जो वेबसाइट है, बहुत सी वेबसाइट है, जब आप कोई नया डिवाइस लेते हो, नई कार लेते हो, तो आप सर्च करते हो कि ए न्यू 5 सीटर कार या एसयूवी कार अंडर 5 लाख या 7 लाख। तो आप जैसे ही खोलते हो तो वहाँ पे लिखा आता है कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी के कंपैरिजन में आप क्या देखना चाहते हो। तो आप वहाँ पे जैसे आपको गाड़ी लेनी है, जैसे कि एक्सयूवी लेनी है, तो आप उसके बदले में जैसे कि आप सर्च करोगे कि ब्रेजा या जो भी आपकी जो गाड़ी है, आप उसको सर्च करोगे कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट है, ये वेबसाइट भी जो है हमारी डाटा साइंस के ऊपर वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर विज़न। कंप्यूटर विज़न का मतलब होता है दृश्य। कंप्यूटर जिस दृश्य को देख के खुद लॉजिक लगाए, खुद जो रीजनिंग लगाए, खुद मैथ लगाए, वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर विज़न। यह इनपुट के लिए ग्राफिक, वीडियो और इमेज को लेता है। ठीक है, इनपुट के लिए किसको लेता है, ये ग्राफिक्स को, आसपास के जितने भी ग्राफिक्स हैं, जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन है, जो वीडियोस हैं, या जितनी भी ये फ़ोटोज़ कैप्चर करता है, उन फ़ोटो को कैप्चर करके ये आंकड़े को क्या करता है, प्राप्त करता है। और इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, जैसे कि हमारा फेस लॉक होता है। ठीक है, तो ये हमारे चेहरे को क्या करता है, सबसे पहले रीड करता है, और हमारे चेहरे से मिलता जुलता चेहरा यदि इसके सामने आता है तो ये उस चेहरे को रीड करके ओपन करता है, जो कि 98% हमारे चेहरे से ही खुलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे भाई या जो हमारे सिस्टर हैं वो देखने में हमारे जैसे ही होते हैं लगभग, तो वहाँ पे इसको लगता है कि हाँ ये जो चेहरा है ये मेल खा रहा है, तो वहाँ पे ये जो है कई बार लॉक को खोल देता है। आपके साथ हुआ होगा, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है ये अपने लाइव मतलब जैसे जैसे चल रही है तो ये अपने आसपास के जितने भी वातावरण है 360 डिग्री की इमेजेस लेता है और उसको जल्दी से जल्दी उसको कैच करता है और उसको समझता है कि अब मुझे कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे जो है वो दिक्कत आएगी। तो ये कंप्यूटर विज़न कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए हमारा NLP।
NLP का पूरा नाम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के साथ ह्यूमन तथा कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस होता है और इंटरकनेक्ट होते हैं ये। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं। मनुष्य और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं, ये जिस लैंग्वेज से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं उस लैंग्वेज को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसको मैं बता दूं ये एक्चुअल में है क्या। जैसे कि आपकी श्री है, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आप जो है वो मनुष्य हैं। तो आप अपनी नेचुरल लैंग्वेज का यूज़ करते हो, जैसे कि आप बोलते हो कि हे श्री मेरे लिए मतलब ये कर दो, या अलेक्सा बल्ब ऑन कर दो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, या फिर आप बोलते हो कि ओके गूगल, जैसे कि ये ऑन हो गया अभी। तो ये जो है ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज को कैच करता है और इसको प्रोसेस करता है। यही क्या कहलाता है, यही नेचुरल लैंग्वेज कहलाता है। नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करता है ये, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट मैंने आपको अभी बताया, गूगल ट्रांसलेट, जैसे कि आप गूगल ट्रांसलेट करते हो, या ईमेल स्पैम फिल्टरिंग। तो जो आप वर्ड लिखते हो, कई अब्यूजिव वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्डों को पढ़ के जो हमारा ईमेल है ये उसको फिल्टर करता है, ठीक है, कि कौन सा जो ईमेल है यह पढ़ने के लायक है और कौन से ईमेल के अंदर भर भर के गालियाँ लिखी है। तो ये उनको क्या करता है, स्पैम फिल्टर के अंदर डाल देता है। अब देखते हैं अपने एजेंट या इंटेलिजेंट एजेंट। देखिए यह एक एजेंट है, जो एक कंप्यूटर है, जो एक ह्यूमनॉइड है, ठीक है। तो अब यह एनवायरनमेंट के साथ क्या करेगा, एक्शन करेगा, ठीक है, या इफेक्शन करेगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट जो है वो इसके साथ मतलब क्या करेगा, घुलेगा। जो रोबोट है वो इन्वायरमेंट के अंदर घुलने मिलने का जो प्रयत्न है वो करता है, ठीक है। इसको एजेंट बोला जाता है, जो अपने आसपास के वातावरण को समझ के उसके अंदर घुलने मिलने का प्रयास करता है। यहाँ पे जो रोबोट है वो इन्वायरमेंट से घुल रहा है, और जो एनवायरनमेंट के अंदर जो चीज़ें हैं उन एनवायरनमेंट की चीज़ों से ये रोबोट सीख रहा है और फिर से एनवायरनमेंट के साथ घुलने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट चलता रहता है और रोबोट खुद को और ज़्यादा स्टेबल करता जाता है। तो ये जो है ये हमारा एजेंट कहलाता है, ठीक है। इसके अंदर एक दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एजेंट एनवायरनमेंट से सेंसर के द्वारा एजेंट एनवायरनमेंट के सेंसर के द्वारा परसेप्ट यानी ग्रहण करता है। मतलब जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को ये कैच करता है, उनको ग्रहण करता है और उसके बाद एनवायरनमेंट में एक्शन करता है। मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर जो स्थिति चल रही है यह उस स्थिति के अनुसार ही रिएक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई खुशी वाला प्रोग्राम है तो वहाँ पे जो हमारे कुछ जैसे कि सोशल या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ रोबोट्स हैं जो हमारे पास होते हैं रियल लाइफ में, तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे अगर मतलब शादी त्यौहार है और उस रोबोट को यदि पता चलता है कि इस प्रकार के सॉन्ग चल रहे हैं तो ऐसे नहीं कि वो सैड सॉन्ग लगाएगा, है ना। तो मतलब वो एनवायरनमेंट वातावरण के साथ घुले मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर देखिए टाइप ऑफ एजेंट, कितने एजेंट होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड कौन से होते हैं, ठीक है, और मॉडल बेस्ड कौन से होते हैं, गोल बेस्ड एजेंट होते हैं, यूटिलिटी एजेंट होते हैं और लर्निंग एजेंट होते हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट होते कौन से हैं। यह फुल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करता है। मतलब पूरे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, उसको परखता है पहले। यह कंडीशन एक्शन रूल पर आधारित है। मतलब जो कंडीशन चल रही है उसी कंडीशन के ऊपर ये एक्शन लेता है, यह इस रूल के ऊपर आधारित है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि जो यदि जो तापमान है वो 40 डिग्री से ऊपर हो जाए तो एसी अपने आप ऑन हो जाएगा, नहीं तो बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बहुत से जो एसी हैं जिनके अंदर आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी होती है जो कि वातावरण के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाएगा तो एसी ऑन हो जाएगा, नीचे जाएगा तो जो है वो बंद हो जाएगा। या फिर आजकल ऐसे भी आने लग गए जिनके अंदर एसी के अलावा गीजर भी, उसके अंदर जो हीटर बोलते हैं हीटर भी होता है। यदि सर्दी आती है तो वो खुद तापमान को मेंटेन करता है, गर्मी आती है तो खुद तापमान को मेंटेन करता है। यदि हम उसको बोल दें कि 30 डिग्री तापमान तेरे को फिक्स रखना है एसी को, तो ये बाहर चाहे तापमान कितना भी अगर गिरे चाहे बढ़े,
लेकिन ये कमरे के जो तापमान है उसको संतुलन में बना के रखता है। इसको बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्स बेस्ड एजेंट। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्शन एजेंट। क्या होता है रिफ्लेक्स एजेंट? तो यह पोर्टली एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है। नेक्स्ट है हमारा मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। यह पार्शियली एनवायरनमेंट को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। मतलब जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को यह बहुत ज़्यादा क्या करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है। ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कहलाते हैं, जो एक डिज़ाइन एक मॉडल की तरह होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है। इसके बाद में देखिए गोल बेस्ड, इनके अंदर एक गोल होता है किसी भी एक तरीके का, जैसे कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का विस्तार है, मतलब वर्तमान में है ये। यह सर्चिंग तथा प्लानिंग पर आधारित है। मतलब गोल बेस एजेंट वे होते हैं जो किसी चीज़ को सर्च करते हैं या प्लान करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम उसको बोले कि जैसे कि अपना गूगल है एग्जांपल के लिए, अगर हम इसको बोलें कि जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल बोला कि OTG क्या होता है, तो यह पता लगाएगा कि OTG क्या होता है, या उस चीज़ के ऊपर सर्च करेगा, यह प्लानिंग बनाएगा कि मुझे कहाँ से सर्च करना है, कैसे मुझे इस चीज़ का हल निकालना है, कैसे सॉल्यूशन करना है, कैसे रिएक्ट करना है। यह गोल बेस्ड कहलाता है। इसके बाद में यूटिलिटी बेस्ड एजेंट आता है। यह हैप्पी एंड अनहैप्पी पर आधारित होते हैं। मतलब हैप्पी और अनहैप्पी का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बताऊँ तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन और अनसेटिस्फाइड का कॉन्सेप्ट है। मतलब जो मनुष्य है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, इस बात पे यह आधारित होता है। इसमें यूटिलिटी पर फोकस किया जाता है, ना कि गोल पर। मतलब इसके ऊपर यूटिलिटी के ऊपर मतलब फोकस होता है कि मनुष्य इस काम से सेटिस्फाई है या नहीं है, इस काम के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस होता है, बल्कि इसके कि उसको क्या काम दिया गया है, ठीक है। यह खुद जो है यह अपने लिए सरलतम तरीका निकालता है, खुद को सेटिस्फाई करता है। जो हम गोल देते हैं उस गोल से हट के ये जो है वो काम करता है। इसमें बहुत सारे अल्टरनेटिव में से बेस्ट सॉल्यूशन पाथ को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह जो है अपने गोल को छोड़ के जिस तरीके से यह कंफर्टेबल है उस तरीके से यह क्या करता है, आपके लिए सॉल्यूशन लेके आता है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग बेस्ड एजेंट। यह पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न करता है। लर्निंग बेस्ड का मतलब जो पहले इसने जो चीज़ें सीखी है, जो पहले चीज़ें की है, उन चीज़ों से क्या परिणाम आया है, उन चीज़ों के परिणाम को ये याद रखता है। नेक्स्ट है हमारा सर्चिंग टेक्निक एल्गोरिदम। तो सर्चिंग टेक्निक एल्गोरिदम के प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है हमारा अनइन्फॉर्म्ड सर्च। मतलब ऐसा सर्च जिसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसे ब्लाइंड सर्चिंग भी बोलते हैं। ब्लाइंड सर्चिंग मतलब अंधाधुंध सर्च करता है ये, ठीक है। इसको पता ही नहीं कि कैसे शुरू करना है, कैसे अंत करना है। यह हमारी कुछ सर्चिंग टेक्निक्स हैं, जिसके अंदर पहली टेक्निक आती है हमारी अनइन्फॉर्म्ड। मतलब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती नहीं कि कहाँ से सर्च करना है, कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें, ठीक है। इसमें नॉलेज के बिना सर्चिंग की जाती है। मतलब उसको नॉलेज नहीं होती, जो हमारा टेक्निक है, जो हमारी एल्गोरिदम है, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, लेकिन फिर भी ये उसको सर्च करने बैठ जाता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। मतलब ये टाइम भी ज़्यादा लेता है और जगह को भी ज़्यादा खंगालता है। इसके एग्जांपल है BFS और DFS, ठीक है। सेकंड है हमारा इन्फॉर्म्ड टेक्निक सर्चिंग। मतलब इसके अंदर क्या होती है, हमें इन्फॉर्मेशन होती है, पहले से जानकारी होती है कि कहाँ पे सर्च करना है। ऐसे होस्टिंग सर्चिंग भी कहते हैं। इसमें नॉलेज के द्वारा सर्चिंग की जाती है। मतलब हमें ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिल सकती है, तो यह पूरा नॉलेज बना के एक पूरा प्रॉपर एक जो है एक प्लानिंग के द्वारा चीज़ को सर्च करता है। और इस वजह से और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर कम होती है। मतलब टाइम भी कम लेता है और स्पेस भी कम लेता है ये। इसका एग्जांपल है जैसे कि एक्स सर्चिंग और बेस्ट फर्स्ट सर्चिंग, ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। अब देखिए BFS होता क्या है। BFS होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्चिंग। तो ये क्या होता है, देखिए इसके अंदर जैसे कि लेवल होते हैं, जो
सबसे पहला लेवल है उसको बोला जाता है रूट नोड। अब देखिए जो लेवल है हमारे, लेवल 0 से शुरू होता है, लेवल 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। इसके अंदर जैसे कि हमारा गोल हमें सर्च करना है ओ, ठीक है, क्या क्या सर्च करना है ओ, तो ये इसको इस प्रकार से सर्च करेगा। सबसे पहले ये सबसे टॉप वाले पे जाएगा, जैसे कि हमारा हायरार्किकल मॉडल होता है उस प्रकार से ये सर्चिंग करता है। सबसे पहले ए से बी में आया, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई, फिर एफ जी, फिर एच आई जे के एल एम एन ओ। तो ये हमारा जो गोल नोड है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यह लेवल बाई लेवल सर्च करता है, इसमें क्यूरी डाटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब जो हमारा डाटा स्ट्रक्चर है उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसमें डीएफएस के बजाय मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसमें डीएफएस के बजाय जो हमारी मेमोरी है वो हालांकि ज़्यादा लगती है, लेकिन हमें परिणाम जो है वो सटीक मिल जाता है। अगर ट्री ग्राफ में गोल नोड है तो यह सॉल्यूशन की क्या करता है, गारंटी देता है। मतलब जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं यदि वह उस फाइल में है तो यह गारंटी लेता है कि भैया मैं इस चीज़ को सर्च करके ही छोड़ूंगा, 100% इसको सर्च करके ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो अगर एक से अधिक गोल नोड है तो यह ऑप्शनल रिजल्ट देगा, मतलब एक से ज़्यादा गोल नोड है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए बी सी की जगह पे मैंने ओ डाल दिया और मैं ओ को सर्च कर रहा हूँ, तो यह ऑप्शनल देगा कि या तो ये ओ देगा या ये ओ देगा, ठीक है। दोनों में से एक जो है वह हमें प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट हमारा डीएफएस क्या होता है, डीएफएस को बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग, मतलब यह गहराई से सर्च करता है। गहराई से कैसे, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, डेप्थ फर्स्ट कैसे करता है। यह इस प्रकार से कीजिए करेगा, देखिए हमारा बीएफएस तो ऐसे कर रहा है, और डीएफएस कैसे करेगा, ए से बी में जाएगा, बी से डी में जाएगा, डी से एच में जाएगा, एच से आई में, आई से फिर ई में, फिर बी में, ए में, सी में, फिर एफ में, जी में, फिर बी में, फिर डी में। मतलब ऐसे ही इसको पता नहीं कि सर्च कहाँ पे करना है, इसके पास कोई परिणाम नहीं होता, ये ऐसे ही पागलों की तरह घूमता रहता है। और यदि इसको परिणाम मिल गया तो ये शो कर देगा, नहीं तो भैया बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये। और ये हमारा बीएफएस और डीएफएस के साथ हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी क्वेश्चन निकालोगे आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, 40-45 मिनट का हो चुका होगा, तो इसको 1-2 बार आप सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके जो नोट्स हैं, आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे जाना है और आपको आज शाम 8 बजे आपको इस चीज़ के नोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भैया, ठीक है, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद, शुक्रिया।